हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक। तो इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। वर्ड है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये इसका है यूनिट नंबर 1। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये यूनिट दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक है मैट्रिक्सेस और दूसरा है डिटर्मिनेंट्स। वन इज़ मैट्रिक्सेस, दूसरा है जी डिटर्मिनेंट्स। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्सेस क्या होता है, और देन हम जब सेकंड पोर्शन पे जाएंगे इस यूनिट के तो वो है डिटर्मिनेंट्स। तो फिर हम डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस यूनिट के जो दो पोर्शन है, पहला पोर्शन है मैट्रिक्सेस। तो हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्सेस है क्या। अगर हम इसके थोड़े से इंट्रो की बात करें, किसके इंट्रो की? मैट्रिक्स के इंट्रो की। थोड़े से इसका इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो हमारे पास थ्योरी ऑफ मैट्रिक्सेस आई थी 19th सेंचुरी में। और कब आई थी थ्योरी ऑफ मैट्रिक्सेस? 19th सेंचुरी 1858 में। और इसे लाने वाला कौन था? आर्थर कैले। तो जी आर्थर कैले ने सबसे पहले डेवलप किया था थ्योरी ऑफ मैट्रिक्सेस का। और ये जो मैट्रिक्स का हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़ है। हम किसी भी फील्ड में चले जाए, मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि हम अगर अपने मॉडर्न एरा की बात करें तो हमारे पास कंप्यूटर में इसका बहुत वर्क है। तो देखें कि भाई मैट्रिक्स है क्या। इससे पहले हमें मैट्रिक्स चूंकि एक क्या है, प्लूरल वर्ड है। क्या वर्ड है? प्लूरल वर्ड। तो हमें इसको पढ़ने के लिए इसकी सिंगुलर वर्ड को देखना पड़ेगा। तो जो इसका सिंगुलर वर्ड है मैट्रिक्स। सिंगुलर इसका क्या है जी? मैट्रिक्स। तो भाई अब मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैट्रिक्स की प्रॉपर हम यहाँ पे डेफिनेशन को देख लेते हैं। मैट्रिक्स अ रेक्टेंगुलर array of numbers enclosed in a bracket. Rectangular array of numbers enclosed in a bracket. तो rectangular array of numbers enclosed in a bracket is said to form a matrix. रेक्टेंगुलर array ऑफ नंबर जो ब्रैकेट्स में इनक्लोज्ड हो जाए उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं जी? मैट्रिक्स कहते हैं। और हमने देख लिया कि मैट्रिक्स का प्लूरल क्या है? मैट्रिक्सेस। मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है, और इसके अगर ज़्यादा सारी मैट्रिक्सेस की बात करें तो हम वर्ड यूज़ करते हैं मैट्रिक्सेस। अच्छा जी, तो जो मैट्रिक्स होता है ये इसका एक पॉइंट। दूसरा, मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, ये ओ है, सॉरी, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जैसे कि अगर ये मैंने मैट्रिक्स ली थी, इसको मैं डिनोट करूँगी ABCD किसी से भी, लेकिन वो क्या होना चाहिए? वो कैपिटल होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो होती है, ये जो नंबर्स हैं इनको हम कहते हैं एंटिटी या फिर एलिमेंट। और अगर इन सारों की बात करें तो इन्हें कह देंगे एंट्रीज या फिर एलिमेंट्स।
एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके बाद हम लोगों ने देखा मैट्रिक्स क्या है, इसके डिनोट कैसे करते हैं हम इसको, फिर हमने देखा कि इसकी एंट्रीज एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब इन्हें एंट्रीज और एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास एक नई चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं रो एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। रो एंड कॉलम, ये m है, ये मेरे पास n है, ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि रो क्या होती है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि कॉलम क्या होता है। तो देख लेते हैं। रो हमारे पास क्या है, एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे, उसे हम कहते हैं रो, यानी कि ये चीज़, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे है, तो ऐसी एंट्रीज को हम क्या कहते हैं, रो। और फिर सेकंड हमने लफ्ज़ पढ़ा कॉलम, एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे इज कॉल्ड कॉलम। कॉलम क्योंकि ये होता है, तो ये हमारे पास ये एंट्री कॉलम, ये एंट्री कॉलम, ये एंट्री कॉलम। तो अगर हम देखें कि इस मैट्रिक्स ए की कितने कॉलम्स हैं और कितने रोज़ हैं, तो अगर रो की बात करें तो एक रो दो रो, तो इस मैट्रिक्स ए की कितनी रोज़ हैं, दो रोज़ हैं। और अगर हम बात करें कॉलम्स की, तो इस मैट्रिक्स ए की एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। तो इस मैट्रिक्स के कितने कॉलम्स हैं, इस मैट्रिक्स के तीन कॉलम्स हैं। अब किसी भी मैट्रिक्स के कितने कॉलम्स हैं, कितने रोज़ हैं, इसको हम डिनोट करते हैं। रो को हम डिनोट करते हैं m से, स्मॉल m से, और जबकि हम कॉलम को डिनोट करते हैं स्मॉल n से। तो मैंने बोला कि मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं, दो, तो मैं लिख सकती हूँ m इज़ इक्वल टू 2। m इज़ इक्वल टू 2 का मतलब है कि इस मैट्रिक्स के दो रोज़ हैं। फिर अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास इसके कॉलम्स कितने हैं, तो मैंने बोला कि इसके कॉलम्स हैं जी 3। अब n इज़ इक्वल टू 3 का मतलब है कि इस मैट्रिक्स के 3 कॉलम्स हैं। अब इन रोज़ और मैट्रिक्स को सेपरेट डिस्कस करने की बजाय हमारे पास एक न्यू चीज़ आई जिसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जी वो देख लेते हैं कि वो क्या होता है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है जी। वो फॉर्मूला रो और कॉलम से ही मिलके बना। वो क्या फॉर्मूला है, वो है m/n। इधर m क्या है, नंबर ऑफ रोज, क्योंकि मैंने पीछे बताया कि स्मॉल m डिनोट करता है नंबर ऑफ रोज को, और n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो बजाय इसके कि मैं सेपरेट लिखूं कि ये इतनी रोज़ हैं इतनी कॉलम्स, मैं ये लिख दूं m/n, तो ये बता देता है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर मींस कि इसकी रोज़ कितनी हैं, इसके कॉलम्स कितने हैं। तो अगर मैं कोई मैट्रिक्स खुद से लेती हूँ, यहाँ पे जस्ट एग्जांपल, मैंने कोई भी मैट्रिक्स ले ली 1 3 5 6, सही है। मैंने कहा ये मैट्रिक्स मेरे पास सी मैट्रिक्स है। वो मुझे कहते हैं फाइंड करें आप इसका ऑर्डर। तो मैंने ऑर्डर फाइंड करना है। मैं कैसे फाइंड करूँगी, मैं लिखूँगी m/n फार्मूला, सही है। मैं देखूँगी इसकी रोज़ है एक रो, ये दूसरी रो, तो मेरे पास कितनी रोज़ हैं, इसकी दो रोज़। तो मैं लिख दूँगी यहाँ पे 2 बाय एज इट इज़। अब n चेक करना है इसकी कितने कॉलम्स हैं, तो एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम C1 C2, तो दो कॉलम्स है, तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूँ। तो सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/2। इसी तरह मैं कोई भी मैट्रिक्स ले लूँ तो उसका ऑर्डर मैं लिख सकती हूँ बाय नंबर ऑफ रॉज एंड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमने देख लिया कि ऑर्डर क्या होता है। अब लास्ट वन थिंग हमारी एक्सरसाइज से पहले जो है वो है इक्वल मैट्रिक्स। ये सब चीज़ें हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारे एक्सरसाइज में यूज़ होने वाली हैं और इनकी आपको डेफिनेशंस भी आनी चाहिए।
अब है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स की दो कंडीशन है, ठीक है। अब इक्वालिटी की बात हो रही है, इट्स मीन कंपैरिजन के ये दो लोग इक्वल हैं, ये हिसाब का कंपैरिजन है ना, या हम कह सकते हैं दो लोग इक्वल नहीं हैं तो ये कंपैरिजन है। तो कंपैरिजन में कभी कभी एक चीज़ नहीं होती, हमें कंपैरिजन की जब बात करनी होती तो एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए जब हम बात करेंगे इक्वल मैट्रिक्स की तो इसमें एक मैट्रिक्स नहीं होगी बल्कि एक से ज़्यादा मैट्रिक्स होंगी, मोर देन वन मैट्रिक्स। इसमें जब हम बात करेंगे, किस में बात करेंगे, मोर देन वन मैट्रिक्स, हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स है क्या। इसकी दो कंडीशंस हैं। टू मैट्रिक्सेस आर said to be equal if one condition is order of one matrix is equal to order of other matrix। फर्स्ट कंडीशन ये है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर दो से ज़्यादा मैट्रिक्स की इक्वालिटी की बात की जाए तो जितनी मैट्रिक्स है उन सब का ऑर्डर सेम होना लाजमी है। मैं कहती हूँ चार मैट्रिक्स इक्वल है, इट्स मीन के ऑफ कोर्स उनका ऑर्डर सेम होगा। फिर मेरे पास सेकंड कंडीशन आती है कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम, या फिर हम कह सकते हैं इक्वल। अब इसका क्या मतलब है, हमने एंट्रीज तो पढ़ ली, फिर हमें ये भी पता है कि इक्वल और सेम का मतलब है कि एक जैसा होना। अब कोरेस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब ये है कि अगर मेरे पास, जस्ट एग्जांपल, मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, कोई भी नंबर खुद से ले रही हूँ, ठीक है, और मेरे पास दूसरी मैट्रिक्स है, ठीक है, वो कहता है कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल है अगर इनका ऑर्डर सेम है। तो मैं ऑर्डर अगर चेक करूँ तो इसकी दो रोज है और दो कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर है 2/2। इसकी दो रोज हैं, दो कॉलम्स हैं, ऑर्डर है 2/2। अब मुझे सेकंड कंडीशन चेक करनी है कि क्या इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है या इक्वल है। दोनों वर्ड में यूज़ कर सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि जो इसकी पहली एंट्री है वही इसकी पहली एंट्री हो, दोनों सेम होने चाहिए। दोनों अगर एक 1 है तो दूसरी भी 1 है, अगर एक 2 है तो दूसरी भी 2 है। जैसे कि अगर मैं इसमें देखूँ, इसमें 3 था तो इसमें भी 3 होना लाजमी है। ये वाली एंट्री कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री, ये वाली एंट्री कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री, इसी तरह ये वाली एंट्री कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब कि प्लेस सेम रहे, उनकी पोजीशन सेम रहे, ऐसी एंट्रीज को हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज कहते हैं। अभी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम था, दोनों जो थी उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम थी। इट्स मीन ए इक्वल है बी के, ए और बी दोनों इक्वल मैट्रिक्सेस हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है, क्योंकि हमारा सारा सेक्शन एरिया पूरा हो गया। तो अगर हम एक्सरसाइज की बात करें 1.1, इसमें उसने फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देन हमारे पास सेकंड और फिर थर्ड वन है। फर्स्ट में वो कहता है कि ऑर्डर फाइंड करके बताएं मुझे इन सारी मैट्रिक्सेस का। तो जी हम ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं सारी मैट्रिक्सेस का, सही है। 1.1, ठीक है, अच्छा जी, हम इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए सारी मैट्रिक्सेस का ऑर्डर फाइंड करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास एक ये रो है, एक ये रो है, तो इसकी रोज कितनी आ गई, 2। आगे फॉर्मूले का बाय एज इट इज़। अब हमें नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं, तो एक कॉलम, दो कॉलम, तो कितने कॉलम्स हो गए, 2, तो इसका ऑर्डर भी क्या आ गया, 2/2। इसी तरह अगर हम इसका ऑर्डर देखना चाहें, 1 रो 2 रो, तो 2/2
कॉलम्स देखना चाहें 1 कॉलम 2 कॉलम, तो ये भी 2 आ गए, इसका भी ऑर्डर क्या है जी 2/2। अब अगेन हम अपने थर्ड पार्ट पे आते हैं जो कि है हमारा ये। इसका अगर हम लोग देखना चाहें ऑर्डर, एक रो 1/, एक कॉलम 2 कॉलम, तो इसके कॉलम्स कितने हैं 2, तो ये आ गया है 1/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स क्या है 1/2 ऑर्डर। फिर अगर हम इस डी पे आते हैं तो इसकी रोज हैं 1 रो 2 रो 3 रो, इसकी रोज कितनी हैं 3/, कॉलम्स की अगर बात करें तो इसका एक ही कॉलम है तो ये आ जाएगा 3/1। इसके बाद हम नीचे आ जाए, अगर हमारा क्वेश्चन है ई वाला, ठीक है, और इसमें हमने ऑर्डर फाइंड करना है, तो वही हम रोज़ देखेंगे 1 रो 2 रो 3 रो, तो ये आ गया 3/, कॉलम्स चेक करें 1 कॉलम 2 कॉलम, तो इसके 2 कॉलम्स आ गए, 3/2 ऑर्डर है मैट्रिक्स ई का। अब अगर हम एफ़ की बात करें तो एफ़ में 1 रो और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 1/1, ठीक है जी। इसी तरह अगर हम अपने मैट्रिक्स जी की बात करें तो इसका ऑर्डर देखते हैं जी 1 रो 2nd रो 3rd रो, तो इसका ऑर्डर में रोज़ कितनी है 3, और इसके ऑर्डर में कॉलम्स देखें 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो इसके कॉलम भी कितने हैं 3, तो ये आ गया ऑर्डर 3/3। अब हमारा लास्ट मैट्रिक्स है इस क्वेश्चन का, वो है मैट्रिक्स एच। इसका ऑर्डर अगर देखना चाहें 1 रो 2 रो, तो ऑर्डर के में 2 रोज आ गई इसके, और कॉलम्स कितने हैं 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो ये आ गया है 2/3, इसका ऑर्डर आ गया। तो ये हमारे पास हमारा 1.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर इक्वल मैट्रिक्सेस। हमने बताना है कि कौन कौन सी मैट्रिक्सेस जो हैं वो इक्वल मैट्रिक्सेस हैं। तो क्वेश्चन लिख लेती हूँ उसी तरह मैं, और फिर हम चलते हैं अपने सॉल्विंग मेथड की तरफ। क्वेश्चंस लिख लिए हैं। क्वेश्चंस हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, ये हमारे पास सारी मैट्रिक्सेस हैं हमारी, ठीक है जी। तो हम बात करते हैं इनको सॉल्व करने की। तो पहले ऐसा करती हूँ कि मैं सारी मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर देती हूँ, ये मैट्रिक्स एज इट इज़ रहेगी, ये कर लिया। अब मैंने देखना है कि मेरी इनमें से कौन कौन सी मैट्रिक्स इक्वल है। तो पहली मैट्रिक्स इसका ऑर्डर है, मैंने इक्वल मैट्रिक्स देखने के लिए 2 चीज़ें देखनी होती हैं। वन थिंग इज़ कि उनका मेरे पास ऑर्डर सेम होना चाहिए, एंड सेकंड वन इज़ के मेरे पास उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए। तो पहले हम ऑर्डर देखते जाएंगे, जहाँ जहाँ ऑर्डर सेम होगा वहाँ हम अपनी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को देख लेंगे। इसका ऑर्डर है 1/1, तो मैंने देखना है कि कौन कौन सी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/1 है। दिस वन, फिर इसका ऑर्डर 1/1 है, ठीक है। अब दोनों का ऑर्डर भी 1/1 है और दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। इट्स मीन कि ए इक्वल है सी। तो अगर मैं अपना आंसर द्वारा एरिया लिखना चाहूँ, ए इक्वल है सी के, ठीक है। फिर हम और भी चेक कर लेते क्या और कोई चीज़ है। तो 1/1 इसका भी नहीं है, 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 आई का भी नहीं है, और इस तरह जे का भी नहीं है। तो हमारा इसमें से ए वाला भी कैंसिल हो गया, सी वाला, क्योंकि इनको हमने कर लिया है। अब इनको चेक हमने नहीं करना। अब हम आते हैं अपनी बी मैट्रिक्स में, जिसका ऑर्डर है 1 रो एंड 2 कॉलम्स। तो 1/2 इसका ऑर्डर है। अब हमने देखना है कि कौन सी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/2 है। इसको तो कैंसिल हो गया, इस पे आएंगे तो इसका ऑर्डर क्या है 1 और 2 कॉलम्स, 1/2 इसका ऑर्डर है। अब इस पर हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं, वो क्या थी, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज 3 और 5 नहीं भाई, क्योंकि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम नहीं है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं हो सकती। हमें फाइंड करनी वो मैट्रिक्स जो इक्वल मैट्रिक्स है। हम इस पे आते हैं, इसका ऑर्डर मैच नहीं कर रहा, इसका ऑर्डर मैच नहीं कर रहा, इसी तरह इसका भी ऑर्डर मैच नहीं, 1/2 ऑर्डर चाहिए हमें, ये भी नहीं, ये बन रहा है 1/2 ऑर्डर, 1 रो 1 कॉलम 2 कॉलम, तो 1/2 ऑर्डर है। और अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखें 3 और 5, और यहाँ पे भी क्या है 3 और 5, इट्स मीन के बी इक्वल है आई के। तो मैं लिख सकती हूँ
B इज़ इक्वल टू I। तो इट्स मीन कि मेरे पास यहाँ पे B भी कैंसर, मेरे पास I भी कैंसर, और मैं अगर देख लूँ कि कोई और तो नहीं मिल रही B से, तो लास्ट वन J ही बचती है जो कि नहीं मिल रही B से, मतलब कि इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। अब हमारे पास ये 3 कैंसिल होगी, नीचे I भी कैंसिल है। अब हमने D से स्टार्ट करना है। D का ऑर्डर क्या है? 1 रो 2 कॉलम्स, ठीक है। हमने आंसर में वो मैट्रिक्स लिखनी है जो किसी और के इक्वल है, जो इक्वल नहीं होगी उसको भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। जो एक दूसरे के इक्वल ना आए, जो किसी के इक्वल ना हो, इसे भी नहीं लिखेंगे। तो हम देखते हैं, इसकी एक रो है, इसके 2 कॉलम्स है, 1/2 ऑर्डर है इसका, ठीक है। 1/2 ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर नहीं है सेम, ऑर्डर नहीं है सेम, ये तो कैंसिल हो गई वैसे ही। उसके बाद इसका भी ऑर्डर सेम, इट्स मीन कि डी किसी के भी इक्वल नहीं है। तो हम इसको यहीं पे स्किप करके यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे, बिकॉज हमें वो लिखनी है जिसका ऑर्डर इक्वल हो। फिर हम आते हैं ई पे। ई का ऑर्डर क्या है? 2 रोज 2 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर बन गया 2/2। हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। एफ का ऑर्डर 2/2 नहीं है, जी का ऑर्डर भी 2/2 नहीं है। हाँ भाई, एच का ऑर्डर 2/2 है, तो एज का ऑर्डर 2/2 है। इनके एंट्रीज चेक कर लेते हैं, 4 4 0 0 6 6 एंड देन इज 2 2। दोनों का ऑर्डर भी सेम है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, तो हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू एज, ठीक है। अब ई और एज कैंसल। अब इस तरह के हम और मैट्रिक्स देख लेते हैं, क्या कोई और तो नहीं इनसे मैच हो रही। तो ई का ऑर्डर क्या था? 2/2, एच का भी ऑर्डर 2/2। अब हम देखते हैं, आई तो नहीं चेक कर सकते, जे पे आते हैं, तो जे का ऑर्डर भी 2/2 है। अगर हम जे का हम लोग देखना चाहें कि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या ई से मैच हो रही है, तो 4 4 0 0 6 6 2 2, इसका मतलब कि जे भी इक्वल है ई के। तो मैं इसी तरह आगे लिख सकती हूँ, ई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू जे। तो ये आपको मैंने पहले ही बताया कि इक्वल मैट्रिक्स दो या दो से ज़्यादा होती हैं। अब हमारे पास बचती है एफ और जी मैट्रिक्स, इनको भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जे भी कैंसिल हो गया है, आई भी नीचे से कैंसिल। एफ और जी, एफ का ऑर्डर है 2 रोज 1 कॉलम, मतलब कि 2/1 ऑर्डर है। अगर हम जी का ऑर्डर देखें तो जी का भी 2 रोज 1 कॉलम ऑर्डर 2/1 है। इट्स और अगर इनकी कॉरेस्पॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखते हैं, 2 2 6 6। इट्स मीन एफ इक्वल टू जी। ये हमारे पास आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के, ठीक है जी। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, विच इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसकी तरफ चलते हैं हम। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमने यहाँ से अपनी 4 वैल्यूज निकालनी है, ए बी सी और डी की, और उसने कहा कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब कि उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होंगी, ए प्लस सी इक्वल होगा 0 के, इसी तरह ये इसके इक्वल, इससे इक्वल। तो मैं क्वेश्चन लिख रही थी, देन हम लोग जो है इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ए बी और सी डी की वैल्यू निकालो, तो वो निकाल लेते हैं। हम यहाँ से अपनी इक्वेशन बना लेते हैं। हमने कॉरेस्पॉन्डिंग, ये मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है, इसका मतलब कि इन कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स सेम है, ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके। तो हम यहाँ से इक्वेशंस बना लेते हैं। ए प्लस सी इक्वल है 0 की, इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह ए प्लस 2b इक्वल है -7 की, इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। c -1 इक्वल है 3 के, इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 3। 4d -6 इक्वल है 2d की, इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 4। तो ये बस 4 इक्वेशंस आ गई। यहाँ से मैंने a b c और d की वैल्यूज़ निकालनी, ठीक है जी। तो मेरे पास इसमें a और c दोनों हैं, इसमें a और b दोनों हैं, इसमें सिर्फ c है, इसमें सिर्फ d है। तो मेरे पास आसान तरीका ये है कि पहले मैं 3 और 4 से c और d की वैल्यूज़ निकाल लूँ। तो मैं अगर फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या है, c -1 इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -1 उधर ले जाए तो वो +1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा c इज इक्वल टू 4। तो मेरे पास c की वैल्यू आ गई, ठीक है। c इज इक्वल टू 4 आ गया। अब मैं बात करती हूँ, क्योंकि मेरे पास ये वाला इसका तो इक्वेशन का काम हो गया, जिसको मैं दोबारा छेड़ नहीं सकती। अब मैंने काम करना है d पे, इक्वेशन नंबर 4 पे। तो मैं करती हूँ फ्रॉम
मैंने 4 ली इसलिए मैंने उसको मार्क कर दिया। फ्रॉम इक्वेशन 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। इसको निकालने का तरीका क्या है कि 4d ये इधर प्लस हो रहा था जाके माइनस हो जाएगा, और इधर -6 था उधर जाके +6 बन जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 2d इज़ इक्वल टू 6, 2 1 द 2, 2 3 द 6, तो ये आ जाएगा d इज़ इक्वल टू 3। तो मेरे पास d की वैल्यू भी आ गई, मेरे पास c की वैल्यू भी आ गई। अब मुझे कौन कौन सी वैल्यूज़ चाहिए, अब मुझे a और b चाहिए, और इन दोनों को कैसे निकालेंगे मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के थ्रू। तो मैं यहाँ पे अपनी इक्वेशंस नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो है फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे a प्लस सी इज इक्वल टू 0, और मेरे पास c की क्या वैल्यू थी 4, पुट वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 4, तो ये बन गया a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, +4 था उधर जाके माइनस बन जाएगा, ये इज इक्वल टू -4, तो मेरा आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू -4। किसका आंसर आया, ये मेरे पास a का आंसर आ गया। अब मेरे पास a b और d सॉरी a c और d का आंसर आ गया, मुझे चाहिए b का आंसर। मैंने इक्वेशन 1 को भी यूज़ कर लिया, अब मैं इक्वेशन 2 को यूज़ करूँगी और मैं यहाँ पे b का आंसर निकालूंगी। तो मैं लिख लेती हूँ अपनी इक्वेशन नंबर 2, देख लें a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7 फ्रॉम इक्वेशन 2 a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ठीक है, अब यहाँ से मुझे b निकालना है, a की मेरे पास वैल्यू आ गई है, तो मैं क्या करूँगी, मैं a की वैल्यू पुट कर दूँगी, पुट वैल्यू a इज इक्वल टू -4, तो -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7, -4 उधर चला गया, 2b इज इक्वल टू +4 बन जाएगा, -7 + 4 ये बन जाएगा -3, तो चूंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा b इज इक्वल टू -3/2, तो मेरे पास b का भी आंसर आ गया। हेंस अब आप लिखेंगे हेंस a इज इक्वल टू -4, b is equal to -3/2, c is equal to 4, d is equal to 3, c is equal to 4, d is equal to 3। तो ये आपका आंसर, आपकी वैल्यूज़ आ गई हैं यहाँ पे। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपना सेक्शन 1.2 प्लस एक्सरसाइज 1.2। तो आज के लिए यही था, टेक केयर, गुड बाय।